कुछ स्मृतियां हमें सिखाने के लिए आती हैं, बांधने के लिए नहीं। जब हम बीते हुए को छोड़ना नहीं सीखते, तो वर्तमान धीरे धीरे हमारी सांसें छीन लेता है। जीवन का सत्य यही है, क्षमा और स्वीकार ही सच्ची मुक्ति है। नमस्कार। कथा साहित्य में आज आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूं, जिसका शीर्षक है थोड़ा जी ले, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य जगत की संवेदनशील और सशक्त लेखिका सुमन बाजपेयी जी ने। सुमन बाजपेयी जी की रचनाओं में नारी मन की गहरी परतों का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। कहानियों की भाषा सरल, प्रवाहमयी और भावपूर्ण होती है, जिसमें बनावट नहीं बल्कि सहजता होती है। तो आइए आज आनंद लीजिए आपकी लिखी कहानी का। लगभग 1 महीना हो गया है। बीमारी क्या है, यह समझने में अभी तक डॉक्टर उलझे हुए हैं। शरीर के अंग ठीक ही काम कर रहे हैं। कोई गंभीर शारीरिक बीमारी है लगता तो नहीं है। फिर भी लगातार बीपी, पल्स रेट, हार्ट रेट, शुगर आदि सब मॉनिटर किए जा रहे हैं। कमजोरी लग रही है, इसलिए ड्रिप भी बराबर चढ़ाई जा रही है। खाना एकदम हल्का दिया जाए, सुपाच्य डाइट चार्ट बनाकर लटका दिया गया है उसके सिरहाने। हालांकि हर बात डॉक्टर उसकी फाइल में नोट करते हैं। धीरे धीरे उसकी फाइल मोटी होती जा रही है। डॉक्टर बिना टेस्ट कराए कैसे बीमारी का पता लगा सकते हैं, और पता चलने पर ही तो हो पाएगा निदान। तब तक विटामिन, आयरन की गोलियां दी जा रही हैं। नसों, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए दवाइयां दी जा रही हैं। दिमाग शांत रहे, इसके लिए भी दवाई होगी ही इनमें, वो सोचती है। हालांकि जब वो जगी होती है तो दिमाग मकड़ी का जाला बन जाता है और वो उसमें उलझती जाती है। वो सारा दिन बस लेटी रहती है। नर्स आती है, गोलियां प्लेट में रखती है, पानी का गिलास पकड़ाती है और वो उन रंग बिरंगी गोलियों को गले में उतार लेती है। कितनी बार उसे लगता है कि वे गोलियां नहीं, समुद्र के खारे पानी में बहती बहुत छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां हैं, जो उसके भीतर जाकर जब तैरती हैं तो अजीब सी हलचल होने लगती है। कई बार उलीच देती है वो उन्हें बाहर। ना जाने कितने टेस्ट हो चुके हैं, एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट और बहुत सारे ऐसे जिनके नाम उसके लिए अपरिचित हैं, या डॉक्टरों की गूढ़ भाषा में लिखे और बोले जाने के कारण उसे समझ नहीं आते। वो तो सिर्फ निर्देशों का पालन करती है। जहां व्हील चेयर पर बैठाकर टेस्ट कराने के लिए ले जाते हैं, चली जाती है। मरीज को व्हील चेयर पर ले जाने का नियम होता है अस्पताल में। डॉक्टर भला कोई रिस्क कैसे ले सकते हैं? वो विरोध नहीं करती, मानो विरोध करने की सारी हिम्मत भी चुक गई है। वरना विरोध जताने में वो कब पीछे रही है। उसका विरोध उग्र नहीं होता, एकदम ठंडा होता है, सख्त बर्फ की कठोरता लिए, जो समय के साथ पिघलना तक नहीं जानता, जो वक्त के साथ गलतियों को भूलना नहीं जानता। पर इन दिनों वो चुप ही रहती है। विभोर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो डॉक्टरों से सवाल करता है, लेकिन फिर गर्दन हिलाकर अपनी सहमति दे देता है। वो देखता है उसे कातर नजरों से, लेकिन उसकी नजरें बचाकर। जानता है जब भी दोनों की नजरें मिलती हैं तो नमिता की आंखों में केवल सवाल होते हैं, और वो ना जाने कितनी बार जवाब दे चुका है, उसे समझा चुका है, पर उसके संशय को मिटाने में असफल रहा है। बेशक शब्दों से कुछ नहीं कहती, पर उसके जिद्दी विरोध को उससे बेहतर कौन जानता है। उसके विरोध के कारण, उसकी जिद की वजह से और हमेशा कुढ़ते रहने से घर का माहौल कभी सामान्य रह ही नहीं पाया। नमिता को लगता है
कि केवल वही टूटी है, जबकि वो भी टूटा है उसकी जिंदगी को सहजता से जीने से इनकार करने के कारण। कितनी कमजोर हो गई है। विभोर ने उसे देखा। नर्स उसका बीपी ले रही थी। तभी उसका फोन बजा और वो बाहर निकल गया। इन दिनों उलझा हुआ है एक जटिल केस में। बाहर निकलते विभोर का पीछा करती आंखें बोझिल होने लगीं। कमजोरी क्यों काबिज होने लगी है उस पर। सारे दिन लेटी रहती है, पर थकान बनी रहती है। नींद भी नहीं आती। शरीर में ना जाने कैसा तो दर्द उठता है। शायद मन के रेशों को पार करता हुआ वहां तक पहुंचता है। नींद ना आने की वजह से और किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, इसलिए उसे नींद की गोलियां दी जाती हैं। वो एक खुमारी में डूब जाती है। उसे अच्छी लगती हैं वे थपकियां जो नींद उसे हौले हौले देती है। दिमाग में जमी बातें तब उसकी स्मृति से लोप हो जाती हैं। क्या खोया, क्या पाया, क्या जिया, क्या नहीं जिया, सब विस्मृत हो जाता है। नींद की वह खुमारी दिन में भी बनी रहती है। जागते ही सब दिमाग में घूमने लगता है और वो सोच के दायरों में गोल गोल चक्कर लगाती रहती है। अब डॉक्टर उसके साथ प्रयोग कर रहे हैं। डॉक्टर की एक पूरी टीम आती है। न्यूरोलॉजिस्ट भी आने लगा है। सबके अपने अपने निष्कर्ष और सुझाव हैं। विभोर कभी होता है कभी नहीं। 24 घंटे तो वो वहां नहीं रुक सकता। शुरुआती एक हफ्ते रहा था पूरे दिन, पर काम भी तो करना है। कितने केस हैं, उन पर भी तो माथापच्ची करनी होती है उसे। कचहरी के चक्कर लगाने होते हैं। ऑफिस भी तो जाना होता है। ऑफिस यानी उसका बहुत सुंदर चैम्बर, जिसमें सारी सुविधाएं हैं। वकील के रूप में अच्छा खासा नाम है उसका। चैम्बर, वहां के बारे में सोचते हुए उसके माथे की नसें फटने लगती हैं और नींद की खुमारी में भी एक गोल चेहरा उसकी आंखों के सामने आकार लेने लगता है। तब उसे महसूस होता है कि वो खूब सारे सूखे पत्तों के ऊपर से चल रही है और पत्तों के चरमराने की तेज आवाज उसके अस्तित्व को बहरा कर रही है। ऐसा गोल चेहरा उसने नहीं देखा किसी का, जैसे किसी कंपास से गोलाकार खींचा गया हो। उस चेहरे पर चमकती दो बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर लगी काजल की मोटी लकीर, उनमें गजब का आकर्षण भर देती हैं। सांवली रंगत पर शान से सजी सुतवा नाक और पतले गुलाबी होंठ, होठों पर लगी रहने वाली मैरून रंग की लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी और कटे बाल, जिनकी लटें लहराती रहती थीं, मानो उसकी दिल की धड़कनों के साथ ताल मिलाती हुई वे भी थाप दे रही हों। चाल में किसी नर्तकी जैसी अदा और मुस्कान हमेशा उसके हर अंग प्रत्यंग से थिरकती हुई मधुरिमा घोष, शहद जैसी मधुर आवाज और बंगाल की जादूगरनी वाला किसी को भी अपने वश में कर लेने जैसा चुंबकीय व्यक्तित्व। मिस्टर पांचाल, अभी कुछ और टेस्ट करने होंगे मिसेस पांचाल के, कुछ ब्रेन से रिलेटेड, डॉक्टर विभोर से कह रहे थे। डॉक्टर को कमरे में आते देख वो फोन बंद कर तुरंत कमरे में वापस लौट आया था। ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग, क्या वो पागल हो रही है या अपनी सुध बुध खो रही है? नहीं, उसे सब ठीक से याद है। हर बात, उस क्षण का एक एक पल कैसे भूल सकती है वो? आपको जो ठीक लगे, बस नमिता ठीक हो जाए। हम उसे घर ले जाना चाहते हैं। विभोर की आवाज कांप रही थी। डोंट वरी पापा, मां जल्दी ठीक हो जाएंगी। कली ने विभोर के कंधे पर हाथ रख दिया था। कली और कार्तिक भी तब तक वहां आ गए थे। स्कूल से सीधे अस्पताल आ जाते हैं इन दिनों। कार्तिक उसके बेड पर आकर बैठ गया था। उसका हाथ पकड़कर बोला था, मां, बस बहुत हुआ, अब जल्दी ठीक हो जाओ। वी ऑल आर मिसिंग यू एट होम। कली और कार्तिक इस एक महीने में कितने मैच्योर हो गए हैं।
उसके शरारती बच्चे अब डॉक्टर की हर हिदायत का पालन करते हुए उसकी देखभाल में लगे रहते हैं। कार्तिक के हाथ का स्पर्श सुकून दे रहा था। वो मुस्कुराई, पर नींद का झोंका उसे खुमारी में डूबने के लिए विवश करने लगा। अभी उसका सीटी स्कैन हुआ था। हथेली के ऊपरी हिस्से पर इंजेक्शन की सुई का पैनापन अभी महसूस हो रहा था। वैसे भी सोते रहना अच्छा लग रहा है। शायद वो भागना चाहती है, शायद वो सोचना नहीं चाहती है उस बारे में जो एक भूल थी और बस हो गई थी, जिसे फिर कभी दोहराया नहीं गया, ऐसा विभोर कहता है। लेकिन वो उस पर यकीन ही नहीं कर पाई। आखिर रोज ही तो मुलाकात होती है मधुरिमा से। मुलाकात क्या, दोनों घंटों एक दूसरे के आमने सामने बैठे बातें करते होंगे। वो उसकी असिस्टेंट है तो केस उसके साथ ही डिस्कस करने पड़ेंगे विभोर को। दिन में 10 बार वो उसके चैम्बर में आती ही होगी। तब क्या फाइल लेते देते एक दूसरे के हाथों का स्पर्श नहीं होता होगा? क्या दोनों उन पलों के चुंबकीय आकर्षण से, खुद को सराबोर करने से खुद को रोक पाते होंगे, जिसमें दोनों ने आलिंगन में बंधे पागलों की तरह एक दूसरे को चूमा था, दीवानों की तरह प्यार किया था और दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे के जिस्मों के स्वाद को चखा था। पिछले 2 सालों में कितनी बार माफी मांग चुका है विभोर, लेकिन वो माफ कर नहीं सकी है। काश उस दिन वो दोपहर में उसके चैम्बर न गई होती। कुछ खरीदारी करने निकली थी, बस यूं ही बोरियत मिटाने के लिए, वरना उसकी अलमारियों में तो हर चीज जरूरत से ज्यादा है। साड़ियां, जेवर, मेकअप का सामान, सैंडल, ना जाने क्या क्या। विभोर उसके लिए अक्सर कुछ ना कुछ ले ही आता है। केस के सिलसिले में जब वो दूसरे शहरों में जाता है तो वहां की खास चीजें खरीद लाता है नमिता के लिए। बस वही अपनी कुढ़न के चलते कभी ठीक से ना तो सच संवर पाती है, ना ही जिंदगी को खूबसूरत ढंग से जी पाती है। इसलिए चीजें अलमारी में ही बंद पड़ी रह जाती हैं। उसके ऑफिस के आगे से निकली तो ड्राइवर से कहा कि वहीं रोक दे गाड़ी। विभोर के चैम्बर में जाने के लिए उसे किसी की अनुमति लेने की तो जरूरत नहीं, इसलिए चली गई थी अंदर। चैम्बर का दरवाजा बंद था। इसका अर्थ होता था कि इस समय विभोर किसी भी क्लाइंट से नहीं मिलेगा। जरूर वो किसी केस को स्टडी कर रहा होगा। सोचकर उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन धक्का लगा नमिता को। मधुरिमा को बाहों में बांधे सोफे पर लेटे प्यार करते विभोर को देखा। निकल आई थी वो वहां से बिना कुछ कहे। विरोध उग्र नहीं होता उसका, इसलिए कोई तमाशा नहीं किया। विभोर ने अपनी गलती की माफी मांगी, पर कहाँ माफ कर सकी वो। उसकी बहन ने कहा था एक बार, नमिता तू बहुत निष्ठुर है, इसलिए किसी को माफ नहीं कर पाती। फॉरगिव और फॉरगेट का फलसफा ना अपनाने के कारण ही तो कुढ़ती रहती है, जी भी नहीं पाती इस वजह से। मुझसे अनबन हुई तो आज तक रूठी हुई है। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती। लचीलापन रखेगी तो जी लेगी, वरना अस्पताल के बिस्तर पर ही जिंदगी कटेगी। वो अपनी बहन को बता नहीं पाई थी विभोर का सच, लेकिन सोचा जरूर था कि भूल जाए इस बात को। विभोर उसे प्यार करता है, उसकी केयर करता है, उसके बच्चों का पिता है और उनके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहता है। यह समझने के बावजूद वो भुला नहीं पा रही थी मधुरिमा के विभोर की बाहों में बंधे होने का दृश्य और विभोर के चेहरे पर छाए हुए तृप्ति के एहसास को। कुड़न होती है उसे उसकी बाहों में बंधे विभोर के चेहरे पर। वैसी तृप्ति उसने कभी नहीं देखी। यही बात तो उसे सबसे ज्यादा आहत करती है। नहीं, वो अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी नहीं काटना चाहती। अचानक उसके मन में जिंदगी जीने की उमंग उठी। छोटी छोटी खुशियों को मारती आई है अपनी। विभोर ने उसे कब कुछ करने से रोका है? 2 साल पहले जो घटा, उससे पहले ही कौन सा वो खुश रहा करती थी।
ढूंढ ही लेती थी कोई ना कोई वजह चिढ़ने की। कभी सास को मंदिर ले जाने के लिए कह दिया विभोर ने तो चिढ़ गई। उनकी बीमारी में खास ध्यान को कह दिया तो चिढ़ गई। सास ने अपने जड़ाऊ कंगन उसे दिए तो चिढ़ गई कि पुराने स्टाइल के हैं, इसलिए थमा दिए हैं। हालांकि बाद में उन्हें तुड़वाकर नए कंगन उसने बनवा लिए थे, पर चिढ़ने की वजह तो बनी ही रही थी। सास की मृत्यु के बाद उनके कमरे में विभोर घंटों बैठा रहा तो चिढ़ गई कि उम्र हो गई थी, जाना ही था, इसमें इतना शोक क्या करना। विभोर को हफ्ते भर के लिए काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा तो चिढ़ गई। वो अपने दोस्तों की पार्टी में अकेले गया तो चिढ़ गई। उसने बिना पूछे अचानक किसी को घर पर बुला लिया तो चिढ़ गई। चिढ़ने की कुढ़ने की वजह ना हो तो भी कुरेद कुरेद कर वो उन्हें ढूंढ लेती थी। ढेर सारी दवाइयां, आराम करने और खुश रहने को कह लंबा चौड़ा बिल और प्रिस्क्रिप्शन विभोर के हाथ में थमाते हुए डॉक्टर ने घर जाने की अनुमति दे दी। बीमारी क्या है उसे किसी ने नहीं बताया। विभोर को बताया होगा। नींद की खुमारी में उसके कानों में कुछ शब्द पड़े थे। मिसेस पंचाल के लिए ना तो खुशी का अतिरेक अच्छा है, ना ही दुख का। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना इनके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए किसी तरह का दबाव इन पर ना डाला जाए। जब से अस्पताल से लौटी है सब अलग लग रहा है। वही रास्ते हैं जिनसे गुजर चुकी है हजारों बार, पर ना जाने क्यों रास्तों पर लगी दुकानें तक उसे अनजानी लग रही हैं। जिस सब्जी वाले से रोज सब्जी लिया करती थी, उसकी जगह कोई और रेहड़ी लगाकर खड़ा है। 2 घर पहले जहां हमेशा चहल पहल रहती थी, वहां खामोशी पसरी हुई है। यहां से चले गए क्या वे लोग? वो पूछना चाहती थी, लेकिन बच्चों को विभोर के साथ मस्ती मजाक करते देख चुप ही रही। देख रही है, पापा से बच्चों की बॉन्डिंग पहले से भी काफी ज्यादा हो गई है। उसके पीछे बच्चे उसी पर तो निर्भर थे। अच्छा लगना चाहिए था उसे यह देखकर, पर कुढ़न से कैसे बचे जो फिर उस पर हावी हो गई थी। घर का गेट आ गया है, जिसके सुनहरी किनारे पर उभरे लाल फूल उसे बहुत पसंद है। वही घर की चौखट है, वही खिलती तुलसी है, गुलाब के लहलहाते कोमल फूल हैं, और वही उसका घर है, उसकी रसोई, उसका कमरा है। पर उसे लग रहा है कि यह दुनिया परिचित सी नहीं है। हालांकि कली, कार्तिक और विभोर बहुत खुश हैं और उसे खुश करने, उसके आराम का ध्यान रखने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। लेकिन उसके भीतर की कुढ़न उसे उनके प्यार को देखने देने से रोक रही है शायद। खींच उठी वो अपने आप पर। हद होती है किसी बात की, अपने ही परिवार की खुशियों को नजरअंदाज कर रही है। वो खूब आराम कर रही है, पर तन की शिथिलता ही नहीं, मन की थकान ने भी जैसे उसके अंदर बसेरा डाल लिया है। अस्पताल की सफेद दीवारें, हरे पर्दे, डॉक्टर के सफेद कोट, दवाइयों की गंध और अजीब सा फैला रहने वाला मृत्यु को छू लेने वाला एहसास उसके पूरे वजूद पर अभी भी कायम है। क्या इसीलिए घर अजनबी लग रहा है? चटकीले रंगों से पेंट हुई दीवारें, फूलों को अपने ऊपर बिछाए लहराते पर्दे, खिड़कियों से छन छन कर आती धूप की उजली किरणें और कपूर मिश्रित अगरबत्ती की सुवास तक उसे अपरिचित लग रही है। बच्चे, विभोर उसके आगमन को उत्सव की तरह जी रहे हैं, पर वो तटस्थ है। उसकी शिथिलता को दवाइयों का असर और अस्पताल के उबाऊ वातावरण से बाहर आने में समय लगेगा समझ वे सब उसकी देखभाल करने में जुटे हैं। कभी कली जूस ले आती है तो कभी कार्तिक जिद करके अपने हाथों से उसे फल खिलाता है। बच्चों का प्यार द्रवित करता है उसे। जानती है कि विभोर भी उसके पास बैठ उसका सिर सहलाना चाहता है, लेकिन कमरे के बाहर से झांक कर निशब्द ही लौट जाता है। उसकी हिदायतें कानों में पड़ती हैं। कली,
देखो ध्यान रखना कि माँ टाइम पर दवा ले रही है कि नहीं। कार्तिक, तुम भी अपने कमरे में सारे दिन मोबाइल में आंखें गड़ाए मत बैठे रहना। माँ को क्या चाहिए पूछते रहना। लक्ष्मी दी, देखिएगा, नमिता भूल से भी रसोई में ना जाए। उसे अभी काम नहीं करने देना है और उनका अभी सादा खाना ही बनेगा। एक ही घर में रहते हुए भी पिछले 2 वर्षों से दोनों एक ही कमरे में नहीं रहते हैं। वो उसकी भूल को भुला ही नहीं पा रही है। वन नाइट स्टैंड जिसे नाम दिया जाता है, नहीं, वन आफ्टरनून स्टैंड। बच्चे कितना समझते हैं पता नहीं। पापा नीचे स्टडी में सोते हैं, माँ को परेशानी ना हो इसलिए। कितनी देर तक जगे रहते हैं वो। कभी बहुत उलझा हुआ केस आ जाता था तो पूरी रात कमरे की लाइट जलती रहती थी। तुम्हारी माँ डिस्टर्ब होती है, इसलिए स्टडी में ही सो जाया करूंगा। विभोर ने बिना बच्चों के सवाल किए एक दिन यही कहा था और तकिया लिए स्टडी में चला गया था। धीरे धीरे बेडरूम से उसका सारा सामान कुछ यूं स्टडी में शिफ्ट हो गया कि बच्चों को इसमें कोई आपत्तिजनक बात महसूस नहीं हुई। नई अलमारियां खरीद ली उसने। नमिता ने बिना कोई विरोध जताए खुशी खुशी बहुत सलीके से खाली हुई अलमारियों में अपनी साड़ियां टांग दी। सलवार सूट तहाकर मजे से बिना ठूंसे रख दिए। गहने भी अलमारी के लॉकर में ही रखे हैं। एक से एक साड़ियां हैं उसके पास। घाघरा चोली भी है जो गरबा करते समय पहनने के लिए ली थी, पर मुश्किल से एक आध बार ही पहने होंगे। पहने तो उसने गहने भी नहीं है। नवरात्रि के 9 दिन नए कपड़े पहने जाते हैं उनके यहाँ, पर वो तब भी किसी न किसी बात से अपनी खुशी पर खुद ही ग्रहण लगाती आई है। वजह वही भीतर बैठी कुढ़न। विभोर से दूरियां तो 2 साल पहले ही गहरी हुई हैं, लेकिन उससे पहले भी वो कहाँ जीती आई है। शादी को 11 साल हो गए हैं। क्या खुश रहना उसके स्वभाव में नहीं है? या विभोर को हमेशा मस्त और सबसे हंसी मजाक करता देख वो चिढ़ती रही है? घर में काम करने वाले से भी मजाक कर लेता है। उसके क्लाइंट भी उसके इस मस्त स्वभाव के कायल हो जाते हैं। इतना खुश भला कैसे रह पाता है? पता नहीं कोर्ट में केस कैसे लड़ते हो, वहां भी गंभीर होते हो या नहीं, वो पूछ लेती थी। कुढ़न की एक परत और अंदर चढ़ जाती थी। पहले भी उसके अंदर इतनी कुढ़न रहती थी कि विभोर जब भी उसके पास आता वो उसे झटक देती। वो मन मसोस कर रह जाता। बहुत कोशिश करता उसे प्यार करने की, उसे अपने पास लाने की, लेकिन वो शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती। वो उसे समय नहीं देता, कहीं घुमाने नहीं ले जाता, उसके मायके नहीं जाता, गुजराती खाने के अलावा और कुछ ट्राई करके नहीं देखता। कुछ कहती है तो हंसने लगता है। कितनी शिकायतें रही हैं उसकी। हालांकि सोचा जाए तो बेमतलब की शिकायतें और नाराजगी ही थी। मानता हूं अभी प्रैक्टिस जमाने में व्यस्त होने के कारण तुम्हें समय नहीं दे पाता, पर गाड़ी हमेशा तुम्हारे लिए घर के बाहर खड़ी रहती है। बंदा तो मेट्रो में सफर करके खुश है, जहां जाना चाहो जाओ। पैसे हमेशा दराज में रहते हैं। मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं करता, बस चाहता हूं थोड़ा मुझे समझने की कोशिश करो। सब कुछ परिवार के लिए ही कर रहा हूं। विभोर विवाह के बाद उसे बाहों में भर चूमता हुआ समझाता तो वो और चिढ़ जाती। माँ, इस बार नवरात्रि पर आपको गरबा करना है। इसके आयोजन में पापा भी हाथ बटा रहे हैं। आपके लिए कोई सरप्राइज भी प्लान किया है उन्होंने। कम्युनिटी हॉल के पीछे जो बड़ा सा पार्क है, वहीं होगा यह उत्सव। आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तैयार करूंगी आपको। कली बहुत उत्साहित थी। नमिता ने उसके गालों को चूमते हुए सहमति में सिर हिलाया। मन तो उसका भी कर रहा है कि खुशी को अपने पल्लू में बांध वो भी थिरके। थोड़ा जी ले नमिता, उसने खुद को समझाया। भुला दे बीती बातें, निकाल दे मन से सारी कड़वाहट और कुड़न। यह तेरा परिवार है, यह तेरा घर है,
विभोर, बच्चे सब तुझसे प्यार करते हैं। बस तुझे अपने जिद्दी विरोध से निपटना होगा। हफ्ता बीत गया था। उसे अस्पताल से आए। दवाइयां चल रही थी। हालांकि कोई पूछता कि बीमारी क्या है तो जवाब नहीं होता था किसी के पास। शुक्र है कि हाल पूछने के लिए मिलने वालों का आना जाना कम हो गया था। वैसे भी रिश्तेदार आते भी थे तो विभोर के कारण। वो कहाँ किसी का स्वागत खुशी से करती थी। बात चाहे छोटी ही क्यों ना हो या हो भी नहीं, वो ना जाने क्यों चिढ़ जाती थी। फिर हर बार विभोर को बात संभालनी पड़ती थी। सब उसकी तारीफ करते तो फिर उसका ठंडा विरोध फन उठाए खड़ा हो जाता। वो सारी खीज विभोर पर उतार देती। लेकिन इस घटना के बाद खीज की जगह अविश्वास ने ले ली थी। विभोर किसी से बात करता तो वो मन ही मन नए सिरे से उस स्त्री के साथ उसके रिश्तों का आकलन करने लगती, चाहे वो कोई हो। पर आज वो यह सब क्यों सोच रही है? क्या उसकी कुड़न उसे इतना परास्त कर चुकी है कि अब उसके भीतर सिवाय रिक्तता के कुछ नहीं बचा है? बोरियत हो रही थी या कमजोरी कम महसूस हो रही थी, पता नहीं। लेकिन जाने क्या सोचकर वो अलमारी खोलकर बैठ गई। शायद भीतर उग आई रिक्तता को भरने के लिए। कदमों की आहट सुनाई दी उसे तभी। कमरे का पर्दा थोड़ा हिला था। रात में सोने से पहले एक बार विभोर जरूर उसे देखने आता था। मन हुआ कि अंदर बुला ले, सीने से लगकर रो ले, पर इतना आसान नहीं था उसके लिए पिघल जाना। कठोरता के पहाड़ लांग कर बहती नदी के शांत जल में उन्मुक्त होकर सराबोर होने में समय लगता है, और उसे तो ज्यादा ही समय लगेगा। सारी साड़ियां उसने निकालकर पलंग पर बिछा दी। पटोला, माहेश्वरी, बनारसी, चंदेरी, तांत, जरदोजी, रेशमी, अंबार सा लग गया पलंग पर। वो हाथों से उन्हें सहला रही थी। बस खरीदी या विभोर ने लाकर दी, पहनी कहाँ? विभोर कहता, बन ठन कर रहा करो, घर में भी पहना करो ये साड़ियां। अच्छी लगती हो तुम साड़ी में, गाउन पहनकर क्यों रहती हो? वो झट कहती, कहीं लेकर जाओ तो पहनू ना, घर के काम में गाउन में ही सुविधा रहती है। उसके पास शिकायतों की कमी कभी नहीं रही। हालांकि सफाई, बर्तन, कपड़े धोने, प्रेस करने और खाने की सारी तैयारी लक्ष्मी ही किया करती थी। वो तो कभी फुलके सेक लेती या बच्चों के कहने पर हलवा बना देती। विभोर की हमेशा यही कोशिश रही कि वो खुश रहे, उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन वो खुश क्यों नहीं रह पाई? सवाल तो थे पर जवाब नहीं। गुजराती कढ़ाई और शीशों के काम वाले घाघरा चोली को उसने पहन लिया। शीशे में देखा, कितनी सुंदर लग रही है, जरूर करेगी गरबा। लॉकर खोलकर गहने एक मेज पर सजा दिए। अंगूठियां ढीली हो गई थी पर फिर भी पहन ली। चोकर गले पर लगाकर देखने लगी। पिछले जन्मदिन पर दिया था विभोर ने उसे, लेकिन तब गुस्से में यह कहकर फेंक दिया था कि इसे देने से तुम्हारी भूल माफ नहीं हो जाएगी। मत करो मेरी भूल माफ, पर खुद को सजा क्यों देती हो? खुद तो जियो। मुझे नकारना चाहती हो नकार दो, लेकिन जब मैं आसपास ना हूं तब तो खुश रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम घुट घुट कर जियो। क्या नहीं किया विभोर ने उसे खुश करने के लिए। अब तो मधुरिमा भी शिफ्ट हो गई है दूसरे शहर। ठीक है, जिएगी नमिता। अपने ऊपर से उतार कर फेंक दिया उसने विरोध। पता नहीं क्या सोचकर नमिता ने घाघरा चोली के ऊपर पटोला साड़ी लपेट ली। शादी में बहन ने दी थी उसे। कान में मां के वे झुमके पहन लिए जो पिछली बार मायके जाने पर भाभी ने दिए थे। हाथों को कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों से भर लिया। पांव में पायल पहन ली और कदमों से थाप देने लगी। जी ले नमिता, थोड़ा जी ले। खुश रहना कितना सुकून देता है, मुस्कुराना कितना मोहक है। बेकार कर दी तूने अपनी जिंदगी। जिंदगी का मतलब होता है जीना, पर तूने तो इसका अर्थ लगाया जी ना।
वो बड़बड़ाती जा रही थी। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मोबाइल पर उसने गाना लगाया और थिरकने लगी। थिरकती रही। पटोला उतारकर बनारसी साड़ी लपेट ली, चोकर उतारकर जड़ाऊ नेकलेस पहन लिया और थिरकती रही। खुशी के चटकीले फूलों को वो खिलता महसूस कर रही थी। कल से वो एक नई शुरुआत करेगी। विभोर और वो अलग कमरों में नहीं रहेंगे। माफ कर देगी उसे। सुबह लक्ष्मी जब चाय लेकर कमरे में आई तो एक चीख पूरे घर में गूंज गई। जमीन पर साड़ियों के बीच गहनों में लदी नमिता पड़ी थी। लिपस्टिक लगी थी होठों पर, एकदम सुर्ख लाल। नाक में पड़ी हीरे की लौंग चमक रही थी और चंदेरी साड़ी का पल्ला उसकी उंगलियों में लिपटा हुआ था। माँ ने रात को नींद की गोली भी नहीं ली थी, कल ही पापा से लिपट गई थी। फिर किस खुमारी में डूब गई है माँ? कार्तिक पूछ रहा था। विभोर खामोश था, बस यही सोच रहा था। आखिर अपनी कुड़हन से बाहर क्यों नहीं निकल पाई तुम? अपने जिद्दी विरोध से क्यों नहीं लड़ पाई तुम? थोड़ा जीकर तो देखती। इस भावपूर्ण शिक्षाप्रद कहानी के लिए सुमन बाजपेयी जी का हार्दिक धन्यवाद। कहानी हमें सुंदर संदेश देकर जाती है कि जिंदगी पीछे मुड़कर देखती नहीं, वो आगे बढ़ने वालों का हाथ थामती है। जो बीत गया उसे पकड़कर रखने से आज छूट जाता है और जो पुरानी बातें छोड़ देता है उसी के हिस्से में नया सवेरा आता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।